नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत टॉपिक प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं विविध रूपों में उसकी भूमिका, प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं विविध रूपों में उसकी भूमिका पढ़ेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भांति बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां रखता है। तो आज हम भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां विभिन्न रूपों में उसकी भूमिका पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला आता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री का प्रथम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है, और इस बारे में अनुच्छेद 75 में यही कहा गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति केवल एक औपचारिकता है, और इस संबंध में विभागों के उल्लेख सहित जो नाम प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के सामने रखे जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें स्वीकार कर उनके विभागों का बंटवारा किया जाता है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करते समय प्रशासनिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, धार्मिक और अन्य बातों को ध्यान में रखना होता है, तथा कुछ उदाहरणों में प्रधानमंत्री किन्हीं विशेष व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में लेने और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार विभाग देने के लिए बाध्य भी होता है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं सरदार पटेल गृह विभाग लेना चाहते थे, और पंडित नेहरू को बाध्य होकर उन्हें गृह विभाग देना पड़ा था। इसी तरह 1967 में श्रीमती गांधी को अपनी इच्छा के विरुद्ध मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री का पद देना पड़ा था। 1998 में और पुनः 1999 में आडवाणी ने गृह मंत्री पद स्वयं अपनी राजनीतिक स्थिति के बल पर प्राप्त किया था। ये कुछ अपवाद स्वरूप उदाहरण हैं, लेकिन सामान्यतः अपने सहयोगियों का चयन प्रधानमंत्री अपने विवेक के आधार पर करता है, और उनके विभागों का बंटवारा भी अपने विवेक के अनुरूप ही करता है। और एक बार मंत्रिपरिषद का निर्माण हो जाने के बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों को परिवर्तित करने के संबंध में लगभग स्वतंत्र होता है। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिपरिषद के निर्माण और अंत, वह उसके संचालन में भी केंद्रीय स्थिति रखता है। हालांकि मंत्रिमंडल में विभिन्न बातों का निर्णय मतदान के आधार पर होता है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री का परामर्श ही निर्णायक होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है, अध्यक्षता करता है, और मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है।
मंत्रिमंडल की कार्यविधि पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। और जैसा कहा गया है कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है जो एक औसत दर्जे के प्रधानमंत्री को भी अपने सहयोगियों की तुलना में अधिक महत्व प्रदान कर देता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में केंद्रीय स्थिति रखता है और वही सर्वेसर्वा होता है। अब आता है प्रधानमंत्री और संसद, विशेषतया लोकसभा। प्रधानमंत्री का संसद के संबंध में शक्ति और विशेषता उसके लोकसभा के संबंध में। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को दोहरा व्यक्तित्व प्राप्त होता है। एक ओर वह मंत्रिपरिषद का प्रधान है और दूसरी ओर वह लोकसभा का नेता भी होता है। मंत्रिपरिषद का कोई अन्य सदस्य प्रधानमंत्री की भांति संसद में समस्त मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। शासन की नीति से संबंधित अंतिम तथा अधिकृत भाषण प्रधानमंत्री का ही होता है। संसद में अपने सहयोगियों द्वारा दिए गए भाषण से उत्पन्न गलतफहमियों को भी दूर करना और अपने सहयोगियों के भाषण में आवश्यक संशोधन करने का कार्य भी प्रधानमंत्री का ही होता है। व्यवस्थापन की समस्त कार्यवाही के संचालन में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री इस बात का निर्णय करता है कि शासन की नीति कार्य रूप में परिणत करने के लिए किन कानूनों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। महत्वपूर्ण कानूनों के लिए विधेयक स्वयं प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। दलीय सचेतक द्वारा वह अपने दल के सदस्यों को आवश्यक आदेश देता है और कोल तथा सकदर के शब्दों में सभी विधेयकों के भाग्य का निर्णय प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही होता है। तो विधेयकों के संबंध में अंतिम निर्णय जो है प्रधानमंत्री का ही होता है। इसके साथ साथ संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। और प्रधानमंत्री की एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्ति लोकसभा को विघटित करने की है। यद्यपि औपचारिक रूप में यह कार्य राष्ट्रपति का है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति इस संबंध में प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही कार्य करता है। तो एक संसदात्मक प्रणाली होने के नाते प्रधानमंत्री संसद का भी नेता है। संसद का अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री के अनुरूप ही होता है, यदि प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो प्रधानमंत्री और संसद का हमने आपस में रिश्ता देखा और प्रधानमंत्री की संसद के संबंध में, विशेष तौर पर लोकसभा के संबंध में शक्ति पढ़ी। अब आता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। संविधान ने प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच संबंध स्थापित करने वाले पदाधिकारी की भूमिका प्रदान की है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए हैं। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को 3 कर्तव्य सौंपता है। इसमें पहला है संघ के प्रशासन और कानून निर्माण से संबंधित विधेयकों के विषय में
मंत्रिपरिषद के निर्णयों की राष्ट्रपति को सूचना देना। दूसरा है संघ के प्रशासन से संबंध रखने वाले मामलों तथा कानून निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देना जिससे वह मांगे। और इसमें तीसरा आता है यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहे तो मंत्रिपरिषद के विचार के लिए कोई ऐसा मामला रखना जिस पर कोई मंत्री अपना निर्णय ले चुका है परंतु जिस पर मंत्रिपरिषद ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। तो अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों के बारे में विशेष तौर पर जिक्र करता है। सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है। कोई भी अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की अनुमति से ही राष्ट्रपति से भेंट कर सकता है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच जो संबंध रहे यदि उनका अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को एक संवैधानिक प्रधान की भूमिका तक ही सीमित रखा है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री नेहरू के बीच हिंदू कोड बिल, नियोजन, निजी संपत्ति के सीमाकरण और सरकारी कृषि आदि विषयों पर तीव्र मतभेद थे। राष्ट्रपति द्वारा कुछ अवसरों पर अपने विचार व्यक्त किए गए लेकिन अंत में उन्हें लगभग सभी बातों में प्रधानमंत्री की इच्छाओं के सम्मुख झुकना पड़ा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र भूमिका निभाने की इच्छा और आकांक्षा के साथ राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था और 1962 में चीन के आक्रमण के समय तथा 1965 में भाषा विवाद के समय उन्हें कुछ प्रभावशाली बनने का अवसर भी मिला लेकिन अधिकांशतः वे इसमें असफल रहे। उदाहरण के लिए लाहौर क्षेत्र में भारतीय सेनाओं के प्रवेश के संबंध में प्रधानमंत्री शास्त्री ने राष्ट्रपति से कोई परामर्श नहीं लिया था और नवंबर 1966 में कैबिनेट के पुनर्गठन के संबंध में श्रीमती गांधी द्वारा राष्ट्रपति को पूर्ण अंधकार में रखा गया था। और द्वितीय राष्ट्रपति के बाद तो भारत में इस धारणा को अपना लिया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का व्यक्ति होना चाहिए। तीसरे, चौथे और पांचवें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निजी प्रयासों के फलस्वरूप अपने पद पर आसीन हुए थे और उनके द्वारा अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री की प्रत्येक इच्छा को माना गया था। अप्रैल 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति जत्ती और मंत्रिपरिषद के बीच विवादपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई लेकिन अंत में श्री जैती को अपनी हठधर्मी छोड़कर संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ा। जुलाई अगस्त 1979 में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के चयन में अपने विवेक का प्रयोग किया जा सका और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ संबंधों में अपने प्रभाव का परिचय दे सके। मार्च 1977 से जनवरी 1980 और पुनः 1988, 1989, 91 तथा 1996-98 तक भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि प्रधानमंत्री कमजोर हो, उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो अथवा शासक दल में अनुशासन और एकता का अभाव हो तो राष्ट्रपति राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो सकते हैं और राजनीतिक पहल की शक्ति कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के हाथों में आ सकती है लेकिन सामान्य परिस्थिति में द्वितीय श्रेणी का प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति पर छाया रहेगा।
अब देखते हैं प्रधानमंत्री और राज्य सरकारें, विशेषतया मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री की राज्य सरकारों के संबंध में शक्तियां। भारत की संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों के संबंध में भी प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू महान व्यक्तित्व के धनी थे और उनके प्रधानमंत्री काल में सामान्यतः कोई राज्य सरकार या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के निर्देशों की अवहेलना करने की बात सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 1958 के बाद से ही पंडित नेहरू का कांग्रेस संगठन पर से ही प्रभाव कम होने लगा था। ऐसी स्थिति में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना प्रारंभ किया, जिससे शक्ति संतुलन काफी सीमा तक प्रधानमंत्री के विपरीत तथा मुख्यमंत्रियों की ओर हो गया था। कांग्रेस कार्य समिति में कुछ मुख्यमंत्रियों को प्रभावशाली स्थिति प्राप्त होने और राज्यों के संसद सदस्यों की स्वामी भक्ति उसके प्रति होने के कारण मुख्यमंत्रियों ने महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली थी। लेकिन यह स्थिति 1969 तक ही रही और उसके बाद पुनः राज्य सरकारों और मुख्यमंत्रियों पर प्रधानमंत्रित्व का लगभग पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। कांग्रेस के विभाजन के समय कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री का विरोध करते हुए संगठन कांग्रेस का साथ दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सीबी गुप्ता को अपदस्थ कर चरण सिंह को सरकार बनाने का अवसर देना और फिर उसके बाद कर्नाटक और गुजरात की संगठन कांग्रेस के पतन आदि घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि एक मुख्यमंत्री को पदासीन होने तथा अपने पद पर बने रहने के लिए प्रधानमंत्री की सहानुभूति बहुत अधिक आवश्यक होती है तथा एक विरोधी प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री की राजनीति मृत्यु का कारण बन सकता है। प्रधानमंत्री को राज्य सरकारों पर जो नियंत्रण प्राप्त रहा उसका सबसे प्रमुख कारण प्रधानमंत्री पदधारी का अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व तो था ही, अन्य कुछ संस्थागत कारण भी थे जिनके आधार पर प्रधानमंत्री का राज्य सरकारों पर नियंत्रण स्थापित हो गया। ये तत्व रहे हैं जैसे केंद्र के अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल जो है केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता रहा है। दूसरा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जिसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और किया जाता रहा है। राज्य सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप पत्र प्राप्त होने पर केंद्र को जांच आयोग स्थापित करने या न करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होना। और चौथा है भारत के संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। तो ये कारण रहे जिनकी वजह से जो है प्रारंभ से ही राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार का और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री का प्रभाव रहा है मुख्यमंत्रियों को बदलने में, प्रांतीय सरकारों को अपदस्थ करने में। प्रधानमंत्री की शक्तियां में आगे आता है प्रधानमंत्रियों और वैदेशिक संबंधों का संचालन। प्रधानमंत्री और वैदेशिक संबंधों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथों में न हो, फिर भी अंतिम रूप में विदेश नीति का निर्धारण
प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इस संबंध में उसके शब्द ही अंतिम तथा अधिकृत माने जाते हैं। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने विदेश नीति के क्षेत्र में पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार 1965 के भारत पाक युद्ध के संचालन और ताशकंद समझौते में श्री शास्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। 1971 के प्रारंभ से 1977 के प्रारंभ तक तो प्रधानमंत्री ने वैदेशिक संबंधों के संचालन का समूचा भार ही अपने ऊपर ले लिया था। बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में भारत के द्वारा जो भूमिका निभाई गई वह श्रीमती गांधी के व्यक्तिगत निर्णयों का ही परिणाम था, क्योंकि इस संबंध में कैबिनेट के सदस्यों से भी परामर्श नहीं लिया गया था। इसी तरह 1998 का परमाणु परीक्षण और 1999 में लाहौर की ऐतिहासिक बस यात्रा प्रधानमंत्री वाजपेयी का व्यक्तिगत निर्णय था। इसी प्रकार वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव उनकी व्यक्तिगत सोच और व्यक्तिगत उनकी धारणा का ही परिणाम है। तो वैदेशिक संबंधों में, विदेश संबंधों में प्रारंभिक और अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का होता है। आगे आता है प्रधानमंत्री की कृपा की शक्तियां। प्रधानमंत्री की कृपा की शक्तियां संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन जिन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता, वरन प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री राज्यों में राज्यपाल, अन्य देशों में भारत के राजदूत, महाधिवक्ता, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा अन्य अनेक आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को दी गई कृपा की शक्तियों का स्वयं प्रयोग करता है। आगे आता है आम चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव। आम चुनाव जो होता है ये लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, संसद के जो चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के चुनाव माने जाते हैं। कभी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो नारे दिए जाते थे, इंदिरा हटाओ या इंदिरा बचाओ। तो प्रधानमंत्री को ही प्रेजेंट करके, प्रधानमंत्री को ही प्रस्तुत करके चुनाव लड़े जाते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो, वर्तमान भाजपा सरकार रही है, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व चुनावों के दौरान स्पष्ट हो जाता है और जनता उसे यदि वोट देती है बहुमत प्रधानमंत्री के कैंडिडेट पर ही निर्भर करता है, अधिकतर देखा गया है हमारी राजनीतिक व्यवस्था में। तो आम चुनाव प्रधानमंत्री का ही चुनाव एक तरह से माना जाता है। आगे आता है प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक है। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक होता है। सिद्धांत रूप में न सही, लेकिन व्यवहार में देश का समस्त शासन उसी की इच्छा अनुसार संचालित होता है। वह व्यवस्थापिका से अपनी इच्छा अनुसार कानून बनवा सकता है, संविधान में आवश्यक संशोधन करवाकर सर्वोच्च न्यायालय को भी बहुत कुछ सीमा तक अपनी इच्छा अनुसार चलाने के लिए बाध्य कर सकता है। मंत्रिपरिषद में उसकी स्थिति सर्वोपरि होती है। देश की जनता हो या संसद, राज्य सरकारें हो या प्रधानमंत्री का अपना राजनीतिक दल, हर कोई नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री की ओर देखता है।
और व्यवहार के अंतर्गत प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्तियों ने इस पद की शक्ति और सम्मान में बहुत अधिक वृद्धि की है। तो प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देश का निर्णायक नेता होता है। संसद में मुख्य कानून निर्माता होता है। राजनीतिक दल का मुख्य नेता होता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री एक संसदीय व्यवस्था होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां और प्रभाव रखता है। धन्यवाद।